हरि ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Hello everyone, myself Santosh Chaube. Good afternoon to all of you. Today we shall discuss about General Study Paper 2 of Uttar Pradesh Public Service Commission, that is called at CSAT. अभी 14 मई 2023 को जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की पीसीएस की परीक्षा हुई है, उसका जो पेपर नंबर 1 था, मैंने इसको सॉल्व करा दिया पूरी तरीके से। आज की क्लास में हम लोग पेपर नंबर 2 को डिटेल में सॉल्व करेंगे, जिसको हम लोग CSAT भी कहते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है। मैं देखो आपको बता दूं कि देयर आर 4 टाइप ऑफ वर्ड्स इन ग्रामर। ग्रामर में जो है व्याकरण में 4 प्रकार के शब्द होते हैं किसी भाषा में। पहला शब्द होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज और चौथा होता है विदेशज शब्द। देखिए, तत्सम शब्द क्या होता है कि वह वास्तव में रूट शब्द होते हैं, उस भाषा के मूल शब्द होते हैं। उसी वह शब्द जब वह बिगड़ जाता है तो वह तद्भव हो जाता है। कुछ शब्द किसी भाषा में लिए जाते हैं जो आसपास में बोलियां होती है वहाँ से, और कुछ शब्द वे होते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अग्नि है, जैसे अश्रु है, ये शब्द आपके संस्कृत से लिए गए हैं, और यह संस्कृत से लिए गए हिंदी में शब्द के शब्द हैं। इसके बाद अश्रु जो है बिगड़ कर आंसू हो गया, अग्नि बिगड़ कर आग हो गया, तो यह हो गया तद्भव। इसी प्रकार से लोटा है, कटोरी है, यह जो है यह आपको इसके मूल शब्द नहीं मिलते कहाँ से आए हैं, तो ये निश्चित रूप से बोलियों से आए होंगे। और जो आपको जैसे कि प्लेटफॉर्म है, जैसे कि लैल्टर्न है, जैसे कि आपका रेलवे है, ये सब शब्द जो है ये सब अंग्रेजी भाषा से लिए गए शब्द हैं। तो इस प्रकार से देखो 4 प्रकार के शब्द होते हैं। अब यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन कि कौन सा तद्भव शब्द है। अश्रु क्या है? अश्रु एक तत्सम शब्द है, अश्रु तत्सम है, और इसका तद्भव होता है आंसू। तो यह तद्भव शब्द तो है नहीं। इस पर आषाढ़ जो है यह एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द है आषाढ़। अंधकार जो है इसका यह भी एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द है आपका अंधेरा। और आग जो है, आग एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द है आर्क, जिसको हम लोग धतूरा कहते हैं। तो इस प्रकार से बताना चाहूंगा कि यह जो धतूरा है इसको हम लोग आर्क कहते हैं, आर्क कहते हैं, और आर्क से बन गया यह आग, आर्क से बन गया यह आग। तो पहला का सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 2, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं। मतलब देखो, ये कह रहा है कि द वर्ड बाय विच देयर इज सम एक्शन इज टेकन और डन, जिससे कुछ काम करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आपका क्रिया, दैट इज कॉल्ड एज वर्ब। तो हम लोग इसको कहते हैं क्रिया कहते हैं। दूसरा का आंसर हो जाएगा बी सही। तीसरा होगा जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित करने का निर्देश दिया है, इसमें कौन सा वाच्य है। देखो, वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉइस का मतलब बोलने का विषय। अंग्रेजी में 2 प्रकार के वॉइस होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। हिंदी में लेकिन 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, जिसको हम लोग कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य कहते हैं। जब देखो कर्ता की प्रधानता होगी तो वहाँ पर जो वचन होगा और जो वहाँ पे क्रिया होगी वे दोनों कर्ता के अनुसार होंगे। जब कर्म की प्रधानता होगी तो वचन और क्रिया दोनों कर्म के आधार पर होंगे। और इस प्रकार से वाक्यों को निर्धारण होता है कि वाक्य जो है कर्मवाच्य है, क्रियावाच्य है, कि यह कर्तृवाच्य है, कि यह भाववाच्य है। अगर हम देखें यहाँ पर नंबर 3 पर, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया, मैं कौन सा वाच्य। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे हम आपके कहते हो कि राम रोटी खाता है, तो यहाँ पर देखो राम के हिसाब से यहाँ पे क्या है कि खाना जो क्रिया है वो उसका निर्धारण हुआ कि राम रोटी खाता है, और यहाँ पे लिंग का निर्धारण भी राम के आधार पर हो रहा है। लेकिन अगर हमने कहा है कि राम ने रोटी खाई, तो रोटी जो स्त्रीलिंग है उसके आधार पर यहाँ पे लिंग का निर्धारण हो गया। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा कि राम ने रोटी खाई जो वाक्य है वह आपका कर्मवाच्य वाक्य है। लेकिन जब हम कहते हैं कि राम रोटी खाता तो यह होगा कर्तावाच्य। तो यहाँ पे देखा जाए जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया, में कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पर जिलाधिकारी के आधार पर ही ये उपस्थिति रहने का निर्देश दिया है। यहाँ पर निर्देश जो है वह जो एक क्रिया है उसका निर्धारण हो रहा है,
और यहाँ पे जिलाधिकारी प्रोमिनेंट है, इसलिए यहाँ पे जिलाधिकारी सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया। इसमें वाच्य जो होगा वो हो जाएगा कर्तृवाच्य। चौथा है अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है, वह क्या है? अनेकार्थी मतलब होता है कि एक अनेकार्थी मतलब जो शब्द जिसके एक शब्द के जो अनेक अर्थ होते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पर अगर शब्द प्रभाव को देखा जाए तो इसमें इसका क्या क्या अर्थ हो सकता है। तो सबसे पहला एम दिया विग्रह। विग्रह मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्शन, मतलब होता है सेपरेशन, मतलब अलग करना। और जाहिर सी बात है प्रभाव जहां पर होगा वहां पर अलगाव की बात नहीं होगी, वहां यूनिटी की बात होगी, इसलिए ये सही आपका नहीं है। और तीन विकल्प हटते हैं, उसको देख ले हम लोग। सामर्थ्य मतलब कैपेबिलिटी हो गया, महिमा मतलब हो गया आपका डोमिनेंस, दबाव मतलब होगा प्रेशर। इस सभी का जो अर्थ है वह है प्रभाव या प्रभाव हो जाएगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा। इस प्रकार सामर्थ्य, महिमा, प्रभाव का अनेकार्थी है, लेकिन विग्रह इसका अनेकार्थी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कह रहा है कि कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग यहाँ पे सही है, जिसकी वर्तनी सही है। तो मैं बताना चाहूंगा कि बाजार। देखो बाजार क्या क्या है कि बाजार गलत शब्द है, बाजार नहीं होता बल्कि होता है बाजार होता है, ठीक है। कालिदास में ल में छोटी मात्रा होगी, इससे यह भी गलत है। बारात जो है यह सही है, बारात जो है नहीं होता बल्कि बारात होता है, तो यह भी गलत है। और यहाँ पे बाजार सही होगा क्योंकि बाजार होता है, बाजार नहीं होता। तो पांचवा का यहाँ पर सी सही हो जाएगा। छठा, निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा होगा? मैं बताना चाहूंगा कि तीन सरस्वती कौन लोग? शारदा, बागीसा है ना, भारती, वीणा पानी, वीणा इत्यादि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे शारदा, बागीसा, भारती, वाणी, गिरा, वीणा पानी, ये सब जो है वो सरस्वती के पर्यायवाची हैं। लेकिन हेम और हिरण्य पर्यायवाची नहीं है। हेम और हिरण्य का मतलब होता है सोना। इस तरीके से 6 का जो है आंसर हो जाएगा सी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है? मतलब कह रहा है कि जो सामान्य बोलचाल की भाषा हम लोग को शब्दों का प्रयोग अपने क्षेत्रीय भाषा के रूप में करते हैं, तो वहां पे कहा जा रहा है कि उसका जो लाक्षणिक अर्थ के साथ में कौन सा सही है। पहला हो गया ए हो गया, जो बोले सो घी को जाए। जो बोले जे बोले सो घी को जाए, मतलब यहाँ पर होता है आपका मूर्ख व्यक्ति, महामूर्ख को कहते हैं लोग। जे बोले सो घी को जाए, और जी जाए घी न जाए, इसका मतलब होता है कि बहुत ही बड़ा कृपण व्यक्ति। तो यहाँ पर कृपण मतलब होता है कंजूस। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, मतलब प्रभावशाली हो गया, प्रभावशाली हो जाता है। और टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है, ये इसका सही अर्थ है। और निश्चित रूप से यहाँ पर 7वां हो जाएगा डी आंसर सही। 8वां हो गया अत्यधिक में कौन सी संधि है? देखो संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। और विग्रह मतलब होता है संधि विच्छेद का मतलब होता है कि उसको अलग अलग करना। तो मैं बताना चाहूंगा कि 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, आपका व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं, आपका दीर्घ संधि, यन संधि, अयादि संधि, आपका वृद्धि संधि, यन वृद्धि संधि। तो यह यहाँ पर संधि के जो है 5 स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब यहाँ पर पूछा जाए अत्यधिक में कौन सी संधि है, तो अत्यधिक को अगर बनाओगे, इसका विच्छेद करोगे तो जाएगा अति प्लस अधिक। और यहाँ पे यह यहाँ पे हो गया, यह ई हो गया और यह हो गया अ। और ई और अ को जब मिलाओगे तो यहाँ पर बनता है य। और जब ई और अ को मिलाने से यह बनता है तो संधि यण संधि होती है। इस प्रकार से 8वां का हो जाए अत्यधिक में यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। देखो बताना चाहूंगा कि सार्वनामिक विशेषण वह होता है जब कोई भी किसी भी वाक्य में कोई हम शब्द लेते हैं और वह शब्द जो है संज्ञा है, और संज्ञा के ठीक पहले यदि कोई आपका सर्वनाम आता है तो वह सर्वनाम जो होता है सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। क्योंकि विशेषण जो है वो हमेशा संज्ञा के पहले आते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं। इस कारण से ऐसे विशेषण को लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर जैसे देखा जाए कि लिखा हुआ है कोई आदमी आ रहा है, पहला ये कोई आदमी आ रहा है, तो यहाँ पर जो आदमी है उसके पहले जो कोई शब्द है, कोई जो इस्तेमाल हुआ है सर्वनाम, यह आदमी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर कोई क्या हो गया, वो हो जाएगा सर्वनाम। और चूंकि यह संज्ञा के पहले आया इस कारण से कहा जाएगा सर्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से कोई आदमी आ रहा है में
सर्वनामी विशेषण का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 9 का ए। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव करिए। कहा कि इसमें से सही जो है पंक्चुएशन मार्क कहाँ लगा हुआ है? पहला देख लो, राम नरेश गोबर गणेश हैं, बिल्कुल एकदम सटीक है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 10वां ये हो जाएगा। और बी सी डी सही क्यों नहीं है? देख लो, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं। तो यहाँ राम के पास के बाद जो है वो विस्मयादि बोधक मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है, लक्ष्मण के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है। तो राम और लक्ष्मण क्या हो जाएगा कि राम के बाद लक्ष्मण कॉमा होगा और फिर यहाँ पर कुछ नहीं होगा और शत्रुघ्न पर है, इसलिए यह वाक्य गलत है। इसी प्रकार से सुनो सुनो वह गा रही है, यहाँ पर सुनो सुनो के बीच में कहीं कॉमा नहीं होगा, सुनो सुनो वह गा रही है, ये पूरा वाक्य नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पर पंक्चुएशन का प्रयोग भी गलत है। क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं या क्या हरिद्वार से आ रही है, एक प्रकार का मैं बताना चाहूंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या प्रश्नवाचक वाक्य है। और प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनके अंत में क्या आता है? यह क्वेश्चन मार्क आता है। इस प्रकार से क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक मार्क होना चाहिए। इस कारण से बी सी डी गलत है, इसलिए इसका सही आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से विलोम शब्द का सही युग्म क्या है? इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है? कह रहा कि जो विलोम शब्द है उनका सही युग्म बताइए कि क्या होगा। ए अल्पज्ञ अवज्ञ। तो अल्पज्ञ मतलब होता है जिसको छोटा थोड़ा सा ज्ञान हो, और अवज्ञ मतलब होता है इसको कोई भी ज्ञान न हो। तो अल्पज्ञ का क्या होगा? अल्पज्ञ का उल्टा हो जाएगा सर्वज्ञ, तो यह आपका सही नहीं है। इसी प्रकार से अस्थावर का होता है जंगम, आकुंचन मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, प्रसारण मतलब होता है एक्सपेंशन, तो यह निश्चित रूप से इसका सही है, आकुंचन का प्रसारण होगा। और सन्मुख उन्मुख सही इसलिए नहीं है क्योंकि उन्मुख का जो होता है सम्मुख होता है। तो इस प्रकार से 11वां का बी आपका विकल्प सही है। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 से 16 तक की बात करते हैं। लिखा कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तब प्रश्न संख्या 12 से लेकर 16 तक के उत्तर इस गद्यांश आधार पर दीजिए। हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से वो अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत तथा आनंदमय बना सकता है। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। जीवन को श्रेष्ठ उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति है और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उसकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। तो कह रहा गद्यांश का सही सूचना क्या? निश्चित रूप से जो गद्यांश है, इस गद्यांश में जो पैराग्राफ इसमें आप देख रहे हो, इसमें मुख्य रूप से बात की गई है कि सभ्यता का राष्ट्र के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब सभ्यता किसी भी संस्कृति का किसी राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो किसी भी संस्कृति का राष्ट्र महत्व में उपयोग। तो यहाँ पर अगर राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, तो 12वां का यहाँ पर ये सही होगा। और आप इसको इस प्रकार से टिक कर सकते हो। यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो जाएगा 12वां का कि राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान। फिर आ गया अगला क्वेश्चन आ गया 13, राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करते हैं? तो जाहिर सी बात है राष्ट्र जो है गद्यांश आधार पर राष्ट्र का विकास होता है संस्कृति के बल पर, तो 13वां का भी सही हो जाएगा। फिर 14वां आ गया कि प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहां की क्या होती है, तो आप गद्यांश आधार पर देख सकते हो भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर होती है। और 15वां आ गया कि गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है, तो बताना चाहूंगा कि संस्कृति का शब्द का प्रयोग है ही है और सभ्यता का प्रयोग भी है, परिस्थिति का प्रयोग भी है। परिस्थिति का देख रहे हो लिखा हुआ है कि भौगोलिक परिस्थिति पर भी किसी भी राज्य की संस्कृति निर्भर करती है, लेकिन प्रकृति शब्द का प्रयोग यहाँ पे भी हुआ है, तो यहाँ 15वां का सी हो जाएगा। और आप अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन है कि सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है, तो यहाँ पर ये 16वां का ही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। देखो बताना चाहूंगा कि भारत में यदि भाषाओं के विकास की बात करोगे तो सबसे पहले भारत की जो भाषा है वो भाषा है आपकी संस्कृत। संस्कृत के बाद भारत में जिस भाषा का विकास हुआ वो भाषा है प्राकृत। प्राकृत के बाद देखो पाली आया, पाली के बाद हो गया आपका अर्धमगधी, अर्धमगधी के बाद जो है फिर मगधी आता है, और इस प्रकार से भारत में भाषाओं का विकास हुआ है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो अवधि जिस अपभ्रंश से विकसित हुई है वह है अर्धमगधी अपभ्रंश। मैं बताता हूँ आपको कि भारत में जो अवधि है वो भाषा बोली जाती है आपके प्रयागराज में, प्रतापगढ़ में, आपके सुल्तानपुर, फैजाबाद, लखनऊ, इन सब क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है वो भाषा आपकी अवधी भाषा है, अवधी भाषा है। इस प्रकार से अवधी जो है वह
अर्धमगधीय प्रांत से ही विकसित हुआ है। क्वेश्चन 18 है कि निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है। कह रहा है कि किस एक वाक्य के एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी जो है अशुद्धि है। तो यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आप पढ़ सकते हो, जो सी है इसमें लिखा हुआ, उसे धोखा देकर लूट लिया। धोखा नहीं होता बल्कि धोखा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा धोखा। इस प्रकार से यहाँ पर 18 का सी सही है। 19वां, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखो, गंगा का पर्यायवाची शब्द जो होता है जाह्नवी है, भागीरथी है, अलकनंदा है, त्रिपतगा है, देव नदी है ना। तो इस प्रकार से गंगा के पर्यायवाची शब्द सारे यहाँ पर हैं, लेकिन रवितनिया जो है यह है यमुना का पर्यायवाची शब्द। यमुना का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। अगला है कि लुधानती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है। बताना चाहूंगा कि भारत में कुल मिलाकर के 18,000 के आसपास जो है भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, और इन सबको 2018 में भारत की सरकार ने जो कमीशन गठित किया था उसके आधार पर बताया कि भारत में लगभग 18,000 के आसपास जो है बोलियां बोली जा रही है। और इनमें से मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका हमीरपुर, बांदा का क्षेत्र है, वहाँ उन क्षेत्रों में बुंदेली बोली जाती है, और उसी बुंदेली से एक लोकल लैंग्वेज है जिसका नाम है लुधानती। तो लुधानती जो है किस बोली की भाषा है, तो यहाँ पर आ जाएगा बुंदेली भाषा की जो है यह भाषा है। अगला है विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या। देखिए, बताना मैं चाहूंगा कि हिंदी और के जो स्वर और व्यंजन है इनके अपने में अलग अलग उच्चारण स्थान है। जैसे कवर का उच्चारण कर्ण से होता है, चवर का उच्चारण जो है तालु से होता है, टवर का उच्चारण मूर्धा से होता है, तवर का उच्चारण जो है वह दंत से होता है, पौर का उच्चारण जो है होस्ट से होता है। इसी प्रकार से आपके जो स्वर हैं उनके उच्चारण अलग होते हैं। और जो यहाँ बताना चाहूंगा कि जो आपका यहाँ पे विसर्ग है इसका उच्चारण स्थान होता है कंठव या कंठ। तो इस प्रकार से विसर्ग का उच्चारण स्थान आपका कंठव्य हो जाएगा, और इस प्रकार से 21 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी सही। घोंघा पसंद मुहावरे का क्या अर्थ है। मैं बताना चाहूंगा कि देखो, आप कहते हो कि वो व्यक्ति बड़ा ही मूर्ख टाइप का व्यक्ति है, एकदम घोंघा पसंद समझ लो। घोंघा पसंद का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, महामूर्ख व्यक्ति। तो यहाँ पर 22वां का आंसर हो जाएगा डी सही, मतलब मूर्ख। तो 22वां का आंसर हो जाएगा मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 23, द्विरूक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है, अशुद्ध शब्द नहीं है। तो द्विरूक्ति मतलब होता है कि जब हम किसी भी उक्ति को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, जैसे यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, कहाँ कहाँ, या, तो ये सब क्या है, यह द्विरूक्ति होती है। अब मैं बताना चाहूँगा, अच्छा सदुपयोग द्विरूक्ति तो है ही नहीं, अच्छी संगति द्विरूक्ति नहीं है, गजराज का पर्यायवाची हाथी होता है, यह भी द्विरूक्ति नहीं है। आपकी भौदिया, जब हम लोग पत्र लिखते हैं तो हम लोग आपकी और भौदिया लगते हैं, मतलब आपका विश्वासी प्रकार से, और उस प्रकार से हम लोग इसका इस्तेमाल साथ में कर सकते हैं। तो द्विरूक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं क्या है, तो आपकी और भौदिया हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है मतलब कि वह शब्द जो है तद्भव, देशज या विदेशज है। तो बताना चाहूंगा कि वानर एक तत्सम शब्द है, छूर तत्सम है, क्षेत्र तत्सम है, लेकिन खार जो है यह छार से निकला हुआ है, और इस प्रकार से यह एक तत्सम शब्द न होकर के एक तद्भव शब्द है। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है। छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। तो बताना चाहूंगा इसमें डी सही है, और सही क्यों नहीं है। तो छात्रों ने प्रधानमंत्री को, जब किसी को आप अभिनंदन पत्र दोगे तो वहां पर क्या होगा, अभिनंदन पत्र उन्होंने प्रस्तुत किया होता है, न कि प्रदान किया होगा। दूसरा हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नामियों के अनेकों नाम होना चाहिए। साहित्य और जीवन का घोर नहीं बल्कि साहित्य और जीवन का एक अभिन्न संबंध है, यह होगा। इस प्रकार से डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। यहां से क्वेश्चन इंग्लिश का स्टार्ट हो रहा है। इंस्ट्रक्शंस फॉर द क्वेश्चन नंबर 26 to 30 कह रहा है कि 26 से 30 तक के लिए कुछ निर्देश हैं, उसको आप पढ़ लें और उसके आधार पर इसका आंसर दें। लिखा हुआ है कि वी इन इंडिया हैव आवर ओन स्पेशल प्रॉब्लम, हम भारतीयों की विशेष प्रकार की समस्याएं हैं। नो वन कैन डिनाई दैट सम ऑफ देम आर ऑफ सीरियस नेचर, इसमें से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इसमें से कुछ की प्रकृति जो है बहुत गंभीर है। एंड मस्ट बी अटैक्ड विद विगर एंड डिटर्मिनेशन, और इस कारण से इस पर बहुत ही प्रबलता एवं दृढ़ शक्ति के साथ में प्रहार किया जाना चाहिए। आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिफाइंड क्लियरली, हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य जो है स्पष्ट पूर्ण तरह से स्पष्ट है। वी एम्स एट प्रोवाइडिंग एवरी सिटीजन विद द बेसिक नेसेसिटीज एंड कंप्लीट फ्रीडम टू लीड ए लाइफ
ऑफ हिज ओन चॉइस। हम अपने नागरिकों को हम यह प्रयास करते हैं कि अपने नागरिकों को धार्मिक आवश्यकताओं के साथ साथ उन्हें पूर्ण आज़ादी और एक ऐसी पूर्ण आज़ादी दें जिससे वे अपने जीवन में अपनी पसंद के हिसाब से जीवन जी सकें। वी एम टू क्रिएट ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। हम एक लोकतांत्रिक समाज बनाने का लक्ष्य रखते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड फ्री इन विच एवरी सिटीजन रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस बिलीफ विल ऑक्यूपाई एन इक्वल ऑनरेबल प्लेस एंड बी गिवन फुल एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड सर्विसेज। हमारा लक्ष्य है कि हम एक ऐसे लोकतांत्रिक समाज को बनाएं जिसमें इसमें एक समाज के जो भी जिसमें नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी विश्वास संबंधित हो, वह समाज में समान एवं सम्मान का स्थान प्राप्त करें और उन्हें पूरी आज़ादी और स्वतंत्रता दी जाए, अवसर दिया जाए, जिससे वह अपना विकास और सेवा में अपने आप को कर सके। वी एम एट एंडिंग अनटचेबिलिटी एंड डूइंग अवे विद द प्रेजेंट इनइक्वालिटीज ऑफ स्टेटस एंड वेल्थ। हमारा लक्ष्य जो है वह असमानता को दूर करना, अस्पृश्यता को दूर करना है और साथ ही साथ जो समाज में धन और परिस्थिति को लेकर असमानता है उसको भी दूर करना है। वी आर अपोज टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन ए फ्यू हैंड। और हम कुछ हाथों में धन के संकेंद्रण का विरोध करते हैं। तो ये पूरा का पूरा इसका हिंदी हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, दिस पैसेज कुड मोस्ट प्रोबेबली बी ए पार्ट ऑफ। यह पैसेज क्या, आपको क्या लग रहा है, या क्या पर्सनल लेटर है, क्या किसी को आप इस प्रकार से पत्र लिखते हो क्या? तो निश्चित रूप से ऐसा पत्र नहीं लिखा जाता। हाँ, दूसरी बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज सम प्रीचिंग्स। तो जाहिर सी बात है इस प्रकार के भाषण तो भारत के संविधान रहेगा नहीं, तो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट भी नहीं है। हालांकि बताना चाहूँगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में इस प्रकार की बातें की गई है, या फिर आपके जो कर्तव्य वाला पार्ट है उसमें बात की गई, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने वी के साथ में कोई प्रयोग नहीं किया और न इस प्रकार के वाक्य वहाँ पर है। ठीक है, ए बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस में भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रीडर अगर लिखेगा तो वह वी के बाद में लिखेगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या, दिस इज अ स्पीच। तो यहाँ पर 26 का हो गया स्पीच, 26 का हो गया और स्पीच। फिर 26 के बाद 27 आ गया, अंडरलाइन वर्ड इन द पैसेज विगर मीन्स। कह रहा है कि जो यहाँ पर एक अंकित शब्द विगर, इसका मतलब क्या है? विगर मतलब क्या होता है? विगर मतलब होता है कि हम किसी चीज को प्रबलता के साथ कर रहे हैं, बलपूर्वक कर रहे हैं, तो यहाँ पर फोर्स हो जाएगा। पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट कर रहा है कि गलत शब्द का, गलत जो है कथन का यहाँ पर उसको चुनाव करें। द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस आर लाइक एनीवन एल्स। जाहिर सी बात है यही वाक्य जो है गलत है। द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस आर लिखा हुआ है वी हैव आवर स्पेशल प्रॉब्लम्स, मतलब कि द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस आर नॉट लाइक एनीवन एल्स। इसलिए यहाँ 28 का जो है यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर अगला हम लोग आते हैं 28 पर 29 पे आते हैं। कह रहा कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द फ्रेजल वर्ब डूइंग अवे विथ यूज्ड इन दिस पैसेज। कह रहा कि यह जो गद्यांश है, इस गद्यांश में जो डूइंग अवे फ्रेजल वर्ब है, इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? तो डूइंग अवे मतलब क्या होता है? डूइंग मतलब होता है किसी भी चीज को समाप्त कर देना, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर समाप्त करना एबॉलिश। इस प्रकार से 29 का हो जाएगा। क्रिएट मतलब होता है बनाना, रिमेन फॉर मतलब रहना, डूइंग मतलब करना, और यहाँ पर हटाना या समाप्त करना एबॉलिश हो जाएगा। इस पर 29 का हो जाएगा सी, सही। इसके बाद 30 क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 30 आ गया। अकॉर्डिंग टू द ऑथर आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू। कह रहा है कि जो लेखक है उसके हिसाब से हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय उद्देश्य आपने अभी पूरा पढ़ लिया। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय उद्देश्य है कि प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समृद्धि है उसका उन्नयन करना। क्वेश्चन नंबर 31, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द डैश इज, जो डैश कहाँ पर यूज करते हैं? तो मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। देखिए, टू लेडीज, वन नर्स एंड अदर डॉक्टर were shouting loudly in the meeting। ठीक है,
दो स्त्रियां मीटिंग में चिल्ला रही थी, और स्त्री कौन थी? तो नर्स थी और डॉक्टर थी। तो यहाँ पर देखो नर्स और डॉक्टर जो आप बिल्कुल इसको हम लोग को यहाँ पर नहीं लिखे तभी काम चल जाता। तो यहाँ पर एब्रप्ट जब हम क्या करते हैं, अपने थॉट को चेंज करते हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे हम डैश का प्रयोग करेंगे, तो टू इंडिकेट एन अब्रप्ट स्टेप और चेंज ऑफ थॉट। और दूसरा हो गया टू रिज्यूम ए स्कैटर्ड सब्जेक्ट, की जब आपके पास अलग अलग चीजें होती है उसको जोड़ना होता है, तो वहाँ भी क्या करते हैं, वहाँ पर भी हम डैश का प्रयोग कर लेते हैं। तो 31 का यहाँ पर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, 1 and 2। Question number 32. Choose the correct word which express the meaning of the underlined word of the sentence given below. Deepak has a penchant of fine poetry. Penchant मतलब क्या होता है? मतलब होता है किसी भी चीज को पसंद करना। दीपक को पोएट्री मतलब दीपक को कविताएं जो है वो बहुत पसंद है, पसंद है, तो यहाँ पसंद हो जाएगा लाइकिंग। इस प्रकार 32 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 33 कहा कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो। कहा कि उचित शब्द के साथ में यह जो रिक्त स्थान इसको भरे। द ईयर इंडिया और उसके बाद ब्लैंक है कंसेशनल टिकट्स दिस डेज। तो अगर आप कहें द ईयर इंडिया इशूज कंसेशनल टिकट, ईयर इंडिया इस समय कंसेशनल टिकट जो है वो इशू कर रहा है। तो यहाँ पर दिस डेज मतलब कुछ जो है वो लंबा चल रहा है, इस कारण से यहाँ पर यह प्रेजेंट आपका प्रेजेंट जो है कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा। तो ईयर इंडिया हैज इज इशूइंग कंसेशनल टिकट्स दिस डेज। ईयर इंडिया इन दिनों क्या कर रहा है कि वह जो है रियायती टिकट जारी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 चेंज द वॉइस एंड सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कह रहा है कि वॉइस चेंज करिए, वॉइस में परिवर्तन करें, और यह जो है जो आपका एक्टिव वॉइस में उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दें। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, कह रहा है कि समवन गेव हर बुलडॉग, किसी ने उसको बुलडॉग दिया। अब देखो यहाँ पर जब आपका यह वॉइस कौन सा है, तो यह आपका है एक्टिव वॉइस, और एक्टिव को जब हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में रहेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया ए बुलडॉग वाज गिवन टू हर, और यहाँ पे सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पर 34 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड। कर रहा है कि इसमें से किसका पंक्चुएशन सही है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंट इट। कह रहा है कि ये जो वाक्य इसमें से दिए गए जो वाक्य हैं इसमें किसका पंक्चुएशन सही है। तो आप कह रहे व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंट इट। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग मतलब आप यहाँ पर आंसर कर रहे हो तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन हो जाएगा व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। और उसके बाद डिड यू पेंट इट, क्या आपने इसको पेंट किया। तो यहाँ पर यह देखो 35 का ये सही है। तो व्हाट अ पेंटिंग यहाँ पर आ गया एक्सक्लेमेटरी पंक्चुएशन, और यहाँ पर आ गया क्वेश्चन मार्क, और इस प्रकार से यह 35 का ये यहाँ पर सही आंसर होगा। 35 का 36 आ गया ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही एडमिटेड हिज मिस्टेक। अब देखो सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पर ही एडमिटेड, ये पास्ट टेंस में है, उसने अपने गलती को स्वीकार किया। तो आप कह सकते हो कि ही एडमिटेड को लंबा लिखना है। ही एडमिटेड दैट ही हैड डन अ मिस्टेक, ही हैड मेड ए मिस्टेक या ही हैड डन मिस्टेक, ही एडमिटेड दैट ही हैड मेड ए मिस्टेक। तो यहाँ पर यह वाक्य क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो यहाँ पे यह 36 आ जाएगा बी। 37 choose the correct one which best express the meaning of the phrase of the underlined word I am like a cog in the wheel of this company। देखिए जो गाड़ी के पहिए होते हैं, मशीन का जो पहिया होता है, वहाँ पे जो एक इंस्ट्रूमेंट लगाता है डिवाइस उसको कॉक कहते हैं, और वह सब अगर नहीं होगा तो जो पहिया जो नाच नहीं पाएगा। इस प्रकार से किसी भी पहिए में कॉग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आई एम लाइक ए कॉग इन द व्हील ऑफ दिस कंपनी, मतलब मैं इस कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ। यहाँ पर 37 का यहाँ पर ये हो जाएगा एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो 37 का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा ए। 37 के बाद 38 आएगा फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड। का है कि इसमें से वर्तनी जो शुद्ध नहीं है उस वर्तनी को आप चुने। तो यहाँ पर देखो रेन मतलब क्या होता है, कर्ता शासन करना, ये सही वर्तनी के साथ में है। बी मतलब विश्वास करना, ये भी सही वर्तनी है। डीसी मतलब धोखा देना, लेकिन वर्तनी यहाँ पर इसकी सही नहीं है। यह होगा DECEIV, यह होना चाहिए। तो यह DECI लिखा हुआ है, इस कारण से यह गलत है। यहाँ पर इसका आंसर 38 का आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। कह रहा है कि दिए गए शब्दों में से जो शब्द और रसीद की जो यहाँ पर दिया हुआ रसीद है, कह रहा है कि इसका जो है अपोजिट जो एंटोनिम्स है उसका चुनाव करना है। अब देखिए रसीद क्या होता है,
जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि द फ्लड इज रिसीडिंग फास्टली, वेरी फास्ट, कि जो बाढ़ का पानी वो बहुत तेजी से पीछे की ओर बढ़ रहा है। तो रिसीड मतलब होता है पीछे बढ़ना, और एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे जाना। तो इस प्रकार से क्या होगा, रिसीड का सो एंटोनिम होगा एडवांस। 39 हो जाएगा ए। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। का रहा है कि जो यहाँ पर नीचे सेंटेंस दिया हुआ है उसका सही इनडायरेक्ट स्पीच बनाए। आई सेड टू हिम लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, मैंने उससे कहा कि चलो घूमने चलते हैं। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, आप चारों यहाँ पढ़ने के बाद, मैं आपको चूंकि टाइम भी कम है तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर आई टोल्ड हिम, आई सजेस्टेड to him that we should go out for a walk, या I told him that they should go for, तो यहाँ पर दे होने कोई मतलब ही नहीं है। I said to him let us go for a walk, मैंने उनसे कहा कि चलो घूमने चलते हैं। तो यहाँ पर दे हो ही नहीं सकता, यहाँ पर हम we होगा। तो इस प्रकार से I suggested to him that we should go out for a walk, हमने उसको कहा कि हमें टहलने चलना चाहिए। इस प्रकार से 40 का B जो है सही आंसर हो जाएगा। 40 का यहाँ पर D आंसर सही है। अब यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 यह कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड बाय द पीपल एज ए मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग, निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। ट्रायल एंड एरर मतलब प्रयास और त्रुटि, मतलब प्रयास करेंगे, त्रुटि होगी, फिर उसे सीखेंगे, तो जाहिर सी बात प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका प्रयोग किया ही जाता है। दूसरा हो गया आपका फंक्शनल फिक्सनेस, कि जो प्रक्रियात्मक स्थिरता है, कि जो आप काम कर रहे हो उसी काम पे उसी को आप रिपीट करते जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है रिपीट करेंगे कभी समस्या का कोई समाधान आपको निकल नहीं पाएगा। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। और भी हम विकल्प पे बात कर ले। ह्यूरिस्टिक मतलब होता है स्वतः शोध, जब आप खुद से शोध करोगे तो जाहिर सी बात शोध का मतलब क्या होता है कि गलती होती है, सीखते हैं उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और एल्गोरिथम क्या होता है कि यह हम लोग कंप्यूटर में जो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं उस ऑपरेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थमेटिक कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। तो 41 का डी भी सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर बी जो है वह यहाँ पर उपयोग नहीं लाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कर तीन संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है, उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 40 और 24, 100 है, तो वे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं लोग, इसको एक्स करके बना भी सकते हैं, लेकिन मैं सीधे सबको बताता हूँ। तो देखो अगर तीन संख्या का अनुपात 3, 4, 5 है तो इसका पहले आप एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालोगे 3, 4, 5 का एलसीएम आ जाएगा आपका 40 आ गया। आपका रहा कि इसका एलसीएम कितना है, 40 जो है वह 2400 के बराबर है। मतलब तो एक किसके बराबर होगा, तो एक हो जाएगा आपका 60 के बराबर, एक आ जाएगा 60 के बराबर। अब हम लोग मान लें कि अनुपात जो है ये x है, तो यह हो जाएगा आपका 3x, यह हो जाएगा 4x और हो जाएगा 5x। अब इसको हम लोग x का 60 रख दें तो यह हो गया 6 की 18, सॉरी ये 40 आ जाएगा, हाँ सॉरी 60, तो यह 4 5 के 20 या 60, या सॉरी ये 60 आ जाएगा, ये 60 है, ये 6 चौके 24, यहाँ पर 40 होगा। ठीक है, तो यह 40 4 की 120 हो जाएगा, यह 4 चौक हो जाएगा 16 और यह हो जाएगा 4 5 20। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 200। तीन संख्याओं का अनुपात 4, 3, 4, 5 है, उनके एचसीएफ और एलसीएम का मतलब 40 और 24 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 200 हो जाएगी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कि पराभाषा या पारा लैंग्वेज का संबंध किसे। देखो पैरा लैंग्वेज क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति से इशारे या जेस्चर के माध्यम से कोई बातचीत करते हैं जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, तो इसको हम लोग पैरा लैंग्वेज कहते हैं। मतलब ये भाषा तो है लेकिन ये पूर्ण भाषा नहीं है, क्योंकि हम इसके माध्यम से जो कुछ कहना चाहते हैं वो पूरी तरीके से दूसरे व्यक्ति तक समझ में उसको नहीं आती है। तो इस प्रकार से पैरा लैंग्वेज रिलेटेड टू क्या हो गया, क्या हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रकार होता है। तो 43 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी। 43 का आंसर हो जाएगा सी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 यह कह रहा है कि विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम वाज यूज्ड बाय कोहलर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या समाधान में कोहलर के द्वारा किस प्रकार की समस्या का प्रयोग किया गया। ए वर्बल मटेरियल, बी डिट्योर में प्रॉब्लम, सी पजल बॉक्स और डी नॉन ऑफ दिस। मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखो कोहलर क्या थे कि वो एक कोहलर जो है वो एक
कनाडा के बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए। उन्होंने देखो क्या किया, उन्होंने एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। एक चिंपैंजी को भूखा रखा और उस भूखे चिंपैंजी को कमरे में बंद कर दिया, ऊपर में छत में कुछ केले लटका दिए और उन्होंने कोने में 3-4 बॉक्स रख दिया। वह चिंपैंजी बहुत भूखा था, सामने उसके केला था, कैसे केला खाए, उसने बड़ा प्रयास करना शुरू किया, वो उछलना उछलना शुरू किया, अंत में थकने लगा। फिर उसकी बुद्धि खुली, उसने क्या किया, उसने पहले एक बॉक्स को रखा, फिर केले को पकड़ने की कोशिश की, नहीं वो फिर दूसरा बॉक्स रखा और धीरे धीरे करके उसने सभी बॉक्सों को रख करके केले को वह तोड़कर खा गया। इस तरीके से बताना चाहूँगा कि कोहलर ने प्रॉब्लम जो यूज़ किया उसका नाम क्या है, अप्रत्यक्ष पथ समस्या या डिटॉर प्रॉब्लम्स कहते हैं, कि आपके पास रास्ता है समस्या को सॉल्व करने का लेकिन इनडायरेक्ट है, और इस प्रकार से कोहलर के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो किया गया उसका नाम है प्रत्यक्ष पथ समस्या। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है? देखो अनौपचारिक और औपचारिक पहले समझ लो। फॉर्मल मतलब होता है जो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के माध्यम से कि कोई भी बात करते हैं, किसी प्रकार कोई कम्युनिकेशन करते हैं, तो वह होता है आपका औपचारिक। जैसे कि जो अधिकारी है अगर वो लिखित रूप से अपने अधीनस्थ को कोई किसी प्रकार का कोई आज्ञा देता है तो वह एक प्रकार का फॉर्मल कहा जाएगा। लेकिन अगर वो कोई मुंहजबानी कह देता है ऐसे ही और वो उसका जो है उसका नियम कानून से कोई मतलब नहीं है, या वो पूछता है अपने कर्मचारी से भाई तुम्हारे बेटे की शादी हुई कि नहीं हुई, तो इस प्रकार की जो वार्ताएं होती है वो अनौपचारिक होती है, इनफॉर्मल होती है। अब यहाँ पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कह रहा है कि इनमें से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क कौन कौन नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन हम लोग को जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो कहाँ से होता है, तो पहला देखो गॉसिप है। गॉसिप मतलब होता है आपका गपशप से। दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी जो हम अनुमान लगाते हैं। तीसरा होता है क्लस्टर जो समूह के माध्यम से कुछ बातें मिलती सुनने को, लेकिन सर्कुलर जो परिपत्र है वह सरकार के लोगों के द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रकार से फॉर्मल कम्युनिकेशन का प्रकार है। तो 45 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, 45 का हो जाएगा सी। फिर आगे 46, आगमनात्मक तर्क आधारित है। इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन, देखो देयर आर 2 टाइप ऑफ रीजनिंग, फर्स्ट इज इंडक्टिव एंड सेकंड इज डिडक्टिव। एक होता है आगमनात्मक, दूसरा होगा निगमनात्मक। तो आगमनात्मक क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, जब स्पेसिफिक से हम किसी जनरल रिजल्ट की ओर पढ़ते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं आगमनात्मक। जैसे उदाहरण के लिए आपने एक कौवा देखा और आपने अनुमान लगा लिया कि एक कौवा काला है तो मतलब सारे कौवे काले होते होंगे। फिर आपने क्या देखा, बहुत सारे कौवों को देखा, फिर आपने कौवों को देखकर कहा कि बहुत सारे कौवे काले हैं मतलब कोई काला कौवा काला होगा, तो अगला कोई कौवा मेरा वो भी काला होगा। तो इस प्रकार को डिडक्टिव होता है। तो यहाँ पर इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन, इंडक्टिव रीजनिंग गुणात्मक तर्क पर सुधारित होता है, तो यह होता है स्पेसिफिक टू जनरल प्रिंसिपल। तो 46 यहाँ पर हो जाएगा ये आंसर। अगला 47, एल्गोरिथम इज ए टाइप ऑफ, कहता है एल्गोरिथम एक प्रकार है, क्या है, मैकेनिकल सॉल्यूशन का, रूल ऑफ थंब का, मीन्स एंड एनालिसिस का, ह्यूरिस्टिक का। तो मैं बता दूं, देखो एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम होता है कुछ नियमों के समूह जिसके माध्यम से मशीन वाले जो प्रॉब्लम हो तो सॉल्व किया जाता है। इसमें कंप्यूटर मुख्य रूप से यूज किया जाता है। यह हो गया मशीन सॉल्यूशन, मैकेनिकल सॉल्यूशन मतलब कि यांत्रिक समाधान का एल्गोरिथम प्रकार है। अगला कार्य लूप पद के लिए सही विकल्प क्या करिए, फाइंड द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द मिसिंग टर्म। तो आइए हम लोग इस पर बात करें। तो यहां पर देखो ए बी सी है, तो ए बी सी का कह रहा है, ए बी सी 6 आ गया। तो यहाँ पर ई एफ जी ये आ गया 2 10, और तो कह रहा है एल आई जे के की वैल्यू क्या होगी। ए बी सी देखो, ए का मतलब ए का जो है अल्फाबेट में उसका जो पोजिशनल वैल्यू है वो 1 होता है, या 1 हो गया, या 2 हो गया, या 3 हो गया। जब इसको आप क्या करोगे, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यह हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से ई का हो गया 5, एफ का हो गया 6, जी का हो गया 7, 5 30 7 210 हो गया। आई की वैल्यू हो गई 9, जे की वैल्यू हो गई 10, के की 11, तो यह हो गया 90 और 11 990। इस प्रकार से यहाँ पर सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो लूप पद के लिए सही विकल्प का ज्ञात करिए, तो ये हो गया 990, आंसर हो गया सी। यदि किसी कोड में एलसी को 6 कह रहा है, किसी कोड में एलसी को 6 से लिख रहे हैं, टी को लिखा जा रहा है आपका 10 से, तो कह रहा है कि उसी कोड में पीटी को क्या लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर आप देख लो, एल की पोजिशनल वैल्यू अल्फाबेट में 12 होती है, सी का होता है आपका 3,
तो यह 6 कैसे आ गया? तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम 3 को 2 से गुना कर दें, 3 दूना 6, 12 माइनस 6 बराबर हो जाएगा या 6 आ गया। इसी प्रकार से टी आपका 20 है, इसको 20 को माइनस करते हैं, ई का वैल्यू 5 है, 5 गुना 10 से तो यह हो जाएगा आपका 10। पी की का पोजिशन वैल्यू 16 है, डी का है 4, तो 4 को आप 2 से गुना करो, माइनस कर दो, 16 माइनस 8 और 8 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका बी। 49 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे। करें नीचे अंक श्रृंखला दी गई, इसका अगला अंक कौन सा होगा आपको इसको बताना है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या किया गया है कि हर एक अंक को जो सक्सेसिवली आगे बढ़ा है इसमें से एक या तो जोड़ रहे हैं फिर या फिर एक घटा दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखो क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ 0 हो गया और प्लस माइनस यहाँ पर 0 हो गया, तो 0 प्लस 1 बराबर 1 हो गया। इसके बाद 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, फिर इसके बाद 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5, 3 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8, 4 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 16, 5 का स्क्वायर माइनस 1 24 और 6 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस बराबर हो जाएगा 6 36 और माइनस प्लस 1 बराबर 37। यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा 37। आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? कह रहा है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स व्हेन पीपल रिसीव इंफॉर्मेशन इनकम्पैटिबल विद देयर वैल्यू सिस्टम इज नोन एज। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की जब कोई व्यक्ति अपने संस्कारों के विरुद्ध कोई बातें आपने प्राप्त कर लेता है तो फिर उसके अंदर द्वंद्व चलने लगता है, और इस प्रकार के द्वंद्व को हम लोग संज्ञानात्मक द्वंद्व कहते हैं, या इसको कहा जाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो यह होता है संज्ञानात्मक विसंगति। यहाँ पर 51 का आपका हो जाएगा ये आंसर। 52 कह रहे यदि किसी तीन अंकों वाली प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल और घनमूल दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के सदस्य हो तो संख्या में के अंकों का योग क्या होगा? तो यहाँ पर देखो मैं इसको आप हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाओ, देखो कैसे बनाएंगे। आपकी अगर हम लोग बात करें 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 100 हो गई, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो है 999 हो गई, 999 हो गई। अब देखो संख्या को क्या करना है, इसी के बीच में रहना है, इसी बीच में रहना है। तो मैं कहूँगा कि अगर हम लोग 8 का अगर स्क्वायर ले तो 8 × 64 हो जाएगा, 9 का 9 8 का जो है स्क्वायर ले, या 9 का स्क्वायर ले, या 10 का स्क्वायर ले, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यह जो स्क्वायर है यह वास्तव में 9 के बाद ही फिर आपको आगे 3 अंक आता है ना, 3 अंक आएगा, 10 से 3 अंक आएगा। अगर हम लोग उसका क्यूब लेंगे तो मैं बताना चाहूंगा कि क्यूब जो है यह 4 के बाद है क्यूब जो है वो आने लगता है आपका 3 अंक में। तो जब इसको आप क्या करोगे, जब इसका आप ट्रायल लोगे तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप यहाँ पर 9 लो, 9 का क्यूब ले लो तो यह आता है 729, और आप 27 का स्क्वायर ले लोगे तो यह भी आ जाएगा 729। और जाहिर सी बात यह है कि यह जो अंक है यह अंक आपका दोनों को, जो कि 9 भी एक प्राकृतिक संख्या है, 27 भी प्राकृतिक संख्या है, इस प्रकार से 729 यहाँ पर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे अगर 729 जो है का क्यूब जो है वह भी प्राकृतिक संख्या है, 27 का स्क्वायर भी प्राकृतिक संख्या और संख्या 729 आ रहा है, तो अगर 729 है इसको जोड़ोगे तो यह क्या निकलेगा 7 2 9 9 18। इस प्रकार से यहाँ पर यह आंसर 18 इसका होना चाहिए, या होगा या है। क्वेश्चन नंबर 53, यदि कोई प्रयोज्य इन ए सब्जेक्ट इफ ए सब्जेक्ट अटेम्प्ट्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ दिस पास्ट एक्सपीरियंस व्हाट इज कॉल्ड। यदि कोई प्रयोज्य किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम पहले से सीखते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मेंटल स्ट्रांगनेस। तो यह आपका जो मेंटल सेट है उस मेंटल सेट के माध्यम से हम लोग पास्ट के एक्सपीरियंस के माध्यम से समस्या का समाधान करते हैं, इस प्रकार से इसको कहते हैं मेंटल सेट या मानसिक विन्यास। तो यहाँ पर 53 का आपका सी आंसर सही हो जाएगा। 54, फंक्शनल फिक्सनेस प्रोड्यूसेस, जो कहते हैं लकीर का फकीर। अगर आपने जो चीजें पहले से समझा हुआ है या आपने कोई मेथड पकड़े, उसी मेथड पे आप लगातार प्रयास कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको इसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा, और इस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है, एक बाधा है। तो प्रॉब्लम फंक्शनल फिक्सनेस प्रोड्यूसेस ब्लॉकिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। प्रक्रियात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रकरण में क्या करता है, यह बाधा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर 54 का आंसर हो जाएगा बी।
अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 पे। करेक्ट अनुक्रम Q N K ईमेल लूप सब क्या है। तो देखो बता दूं कि Q जो है यह Q आपका 17 हो गया, इसका पोजिशन वैल्यू, N का 14 हो गया, K का 11 हो गया, E का 5 हो गया। अब यहाँ पर देखो कि अगर हम बढ़े तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 17 से 3 हटाएंगे तो 14 आएगा, 14 से 3 हटाएंगे 11 आएगा, 11 से 3 हटाएंगे तो 8 आएगा और यह H हो जाएगा, और 8 से 3 हटाएंगे तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर H इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 55 का आंसर हो जाएगा बी। अनुक्रम Q N K में जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर H आएगा, लुप्त अक्षर H है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर एक घड़ी जो रविवार को दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे है और मंगलवार को दोपहर में 2 बजे 5 मिनट आगे हो जाती है, इस घड़ी में ठीक समय कब दिखाया जाएगा। देखो एक मतलब ये घड़ी चल रही है फास्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह दिन आपका क्या है, यह दिन आपका है मंडे, यह दिन है मंडे सोमवार, सॉरी यह दिन है संडे। तो यह कह रहा है कि संडे को जो घड़ी है वह 2 बजे घड़ी कितनी पीछे है, तो घड़ी जो है 3 मिनट पीछे है। लेकिन जब ट्यूसडे आया मतलब 48 आवर्स हो गए, उसी समय में 2 बजे यह घड़ी जो है क्या हो जाती है, 5 मिनट आगे निकल जाती है। सीधी सी बात है कि 48 आवर में घड़ी जो है वो 8 मिनट फास्ट हो जा रही है। तो अगर मैं पूछूं कि कितने घंटे में 1 मिनट यह घड़ी आगे बढ़ जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि अगर 8 मिनट में 48 वो घंटा आगे बढ़ती है, तो यह 8 छक 48 मतलब 1 मिनट में यह घड़ी 6 घंटे में घड़ी 1 मिनट आगे बढ़ रही है। अब कह रहा है कि इस घड़ी ने ठीक समय कब दिखाया, तो घड़ी ठीक समय कब दिखाएगी, तो घड़ी ठीक समय दिखाएगी जब 3 मिनट कवर कर लेगी, क्योंकि 3 मिनट पीछे है, 3 मिनट को कवर कर लेगी तो ठीक समय दिखा देगी। और इस प्रकार से 3 मिनट में यह कितना घंटा बीत जाएगा, 18 घंटे बीत जाएंगे। अब उस समय क्या है कि उस समय दोपहर का रविवार का क्या बजा है, 2 बजा हुआ है, और 2 बजे में 18 घंटा जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 बजे में 18 घंटा जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 बजे सुबह, क्योंकि 18 घंटे जोड़ने पर आपका 8 बजे सुबह आता है, तो सोमवार की सुबह में 8 बजे घड़ी जो है वो सही समय दिखाई लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 यह कह रहा है कि यदि X आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं और 5 अधिक आदमी लगने से 10 दिन की बचत हो, तो 30 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। A 20 दिन, B 30 दिन, C 40 दिन, D 10 दिन। देखो इसको तुरंत देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो बताना चाहूंगा कि आप देखो कि X व्यक्ति काम को 40 दिन में कर रहे हैं, तो अगर कहा जाए कि एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा इसको, तो 40 गुने X दिन उसको लगेगा। फिर आगे कहा जा रहा है कि 5 अतिरिक्त आदमी लगाया जाए, मतलब X/5 कर दिया जाए तो काम 30 दिन में पूरा हो जाता है। तो एक आदमी कितने दिन में काम कर लेगा, तो 30 गुने X+5 हो जाएगा, ये हो गया। अब यह दोनों आपस में बराबर होंगे, एक दिन का काम, तो यह हो जाएगा एक आदमी का काम, तो यह हो जाएगा 40X बराबर 30X प्लस 150, 30X + 150, और इस प्रकार से यह हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 10X बराबर 150, X बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा 15, X बराबर 15। अब देखो X बराबर 15, तो यहाँ पर बताना चाहूंगा कि 15 लोग क्या कर रहे हैं, 15 लोग किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 40 दिन में करते हैं। तो 15 जो व्यक्ति हैं, 15 पर्सन किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो एक पर्सन जो है कितने दिन करेगा, तो 40 गुने 15 में। और इस प्रकार से अगर कहा जाए कि 30 आदमी का काम है, तो 30 आदमी कितने दिन करेंगे, तो 40 गुने 15/30, तो यह 15 गुना 30 हो गया 20। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएगा 20 दिनों में। तो 57 का आपका आंसर आ गया ए। फिफ्टी 57 के बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 58।
50 है। कह रहा है कि यदि दो कुत्ते 7 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में 2.5 मीटर पर सेकेंड एवं 3 मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं तो आपस में अधिकतम दूर होने में कितना समय लगेगा। अब देखो यहाँ पे आप ये देखो, यह एक वृत्ताकार पथ है और मान लो कि दो कुत्ते हैं विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। एक कुत्ता जो है वो 2.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से और दूसरा है 3 मीटर प्रति सेकंड रफ्तार से जा रहा है। कह रहे हैं कि दोनों दौड़ रहे हैं विपरीत दिशा में, तो कितने समय में दोनों एक दूसरे से सबसे अधिकतम दूर पर होंगे। तो देखो यहाँ पर बताना मैं चाहूंगा कि जब वे दोनों उस बिंदु पर आएंगे जहाँ पे व्यास बनता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अधिकतम दूरी हो जाएगी। मतलब सीधी बात है कि उन्होंने जो चली गई उनके द्वारा जो दोनों के द्वारा दूरी है वह दूरी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अर्ध व्यास और आपके ये जो अर्धवृत्त है अर्धवृत्त की परिधि के बराबर। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, तो हम लिख सकते हैं दूरी बराबर होता है 4 गुने समय। दूरी बराबर होता है 4 गुने समय। तो दूरी कितनी हो गई, तो दूरी हो जाएगा आपका अर्धवृत्त का पाई आर हो गया और चाल कितनी हो जाएगी, तो पहला वाला जो डॉग कुत्ता है उसका चाल हो गया 2.5 टी और दूसरे वाले कुत्ते का क्या हो जाएगा, तो दूसरा वाला जो कुत्ता हो जाएगा वो हो जाएगा 3.3 इंटू टी। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका 5.5 टी, 5.5 टी और पाई का मान हो गया वैल्यू 22/7 और आर मतलब हो गया त्रिज्या, ये 7 मीटर है तो ये हो जाएगा 3.5 मीटर त्रिज्या हो जाएगी। तो 3.5 इसको काटोगे ये 2 बार में चला जाएगा, ये हो गया 11 और ये 5.5 से ये 2 हो जाएगा तो टी की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा आपका हो जाएगा 2 सेकेंड। आंसर हो जाएगा आपका 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 59, करा कि यदि दो बेलनों ए और बी के आधारों के अर्धव्यास 3:2 के अनुपात में और उनकी ऊंचाई n:1 के अनुपात में है, यदि बेलन ए और का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना हो तो n का मान क्या होगा। चलिए हम लोग इसको इधर की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि दो बेलन है, एक बेलन ए है दूसरा बेलन बी है। एक बेलन ए है और दूसरा बेलन बी है। एक आयतन V1 मान लो, दूसरे का आयतन V2 मान लो। तो यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है और कंडीशन यह है कि जो V1 है यह 3V2 के बराबर है। फिर यहाँ पर V1 हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1, यह हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H2, पाई R2 स्क्वायर H2। अब यहाँ पे हम लोग V1/V2 इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। तो हम लोग यहाँ पर लिख दें V2/V1, चलो लिख देते हैं, या V1/V2 लिखते हैं। V1/V2 बराबर पाई R1 स्क्वायर H1 बराबर पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई यहाँ पर कट गया, V1 की वैल्यू 3V2 है तो 3V2/V2 बराबर R1/R2 का यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर, H1 हो गया H2 और यह कट गया, यह इतना आ गया, यहाँ पर आ गया, इधर की तरफ हम लेके आए 3 बराबर हो गया R1 आपको क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ है कि यह 3:2 में है। तो 3:2 में मतलब हो गया 3×9/4 इंटू H1/H2 और यह हो गया 3×9 3/4। तो यहाँ पर H1/H2 हो जाएगा, H1/H2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4/3 के बराबर हो जाएगा, 4/3 बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि H1H2 का अनुपात क्या है, वो अनुपात है आपका n:1। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा n/1 बराबर 4/3। इस प्रकार से n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4/3। तो यहाँ पर यह हो जाए 4/3 हो गया आंसर। आंसर 4/3। तो यहाँ पर 59 का जो आंसर आपका सही है
तो 59 का जो आंसर यहाँ पे सही होगा वो सही आंसर हो गया ए, 4/3। ठीक है कि दो बेलन ए और बी का धारों का व्यर्थ व्यास 3:2 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाई n/1 के अनुपात में है। यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी का आयतन का 3 गुना, तो n का मान क्या होगा, तो होगा 4/3। अगर एक कक्षा के 31 छात्रों में अनुपस्थिति का क्रम ऊपर से क्रमशः 7वां 11वां है, कक्षा में नीचे से उनका क्रमशः क्रम क्या होगा। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे बना ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है कि पहला से लेकर के 31वां, यहाँ पे 7वां पोजीशन पर अनूप है और सुनील जो है वह 21वें पोजीशन पे है। अब कह रहा है कि अगर हम लोग इधर की तरफ चलें तो क्या पोजीशन होगा सुनील की, तो 31 यहाँ से लेकर यहाँ तक खूब जाके 20 विद्यार्थी बैठे हैं, तो 20 विद्यार्थी बैठा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इधर की तरफ से हम लोग अगर देखेंगे 31 माइनस 21 बराबर यहाँ पर कितना होगा, सॉरी 11 सॉरी 11 है, सॉरी 11, तो यहाँ पर 11, 33 में से 11 यहाँ पर ले गए तो हम लोग 20 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया और 20 हो गया। और यह जो है इसका क्रम यहाँ पर क्या हो गया, 20 विद्यार्थी इधर है और एक ही हो गया, तो यहाँ पर इसका हो गया सुनील जो है 21वें स्थान पर है। फिर यह घर के तरफ है 31 में 7 हो गया 24 और यहाँ पर 24 विद्यार्थी इधर की तरफ है, एक क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 25, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 25 और 21 हो जाएगा 25वां और 21वां। क्वेश्चन नंबर 61, कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। कॉलेज स्टूडेंट्स शुड बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो इसका आर्गुमेंट दे रहा है कि यस कॉलेज स्टूडेंट्स शुड कंसंट्रेट स्टडी, यहाँ कॉलेज के छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि यस कॉलेजेस आर बिकमिंग बैटल ग्राउंड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, हाँ कॉलेज राजनीतिक दलों के लिए जंग के मैदान बनते जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो बताना चाहूंगा कि सही उत्तर का कुछ खेल करना है। निश्चित रूप से अब यहाँ पर कथन दिया कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, कथन है। तर्क क्या दे रहा है, तर हाँ कॉलेज के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ये तर्क बिल्कुल सही नहीं है। देयर आर सो मैनी लीडर्स इन इंडिया हु वेयर वेरी notorious स्टूडेंट बट इन स्पाइट ऑफ इट दे पार्टिसिपेटेड इन पॉलिटिकल एक्टिविटी कॉलेजेस। उन्होंने कॉलेज के राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया, जैसे कि आपके चंद्रशेखर जी हैं, जैसे कि आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जैसे कि आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो इन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में अपने कॉलेज छात्राई में भाग लिया था। इस प्रकार से कॉलेज के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, इसका यह आर्गूमेंट सही नहीं है। हम कॉलेज राजनीतिक दलों के लिए के कारण से जंग के अखाड़े बनते जा रहे हैं, यह बिल्कुल सही है। तो 61 का जो है दूसरा तर्क जो है प्रबल है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि इसका केवल दूसरा प्रबल है, तो यहाँ पर 61 का आंसर हो जाएगा ए। 61 के बाद आपका आता है 62, करा कि आयत चित्र में निम्नलिखित में किसके निर्धारण में सहायता मिलती है। तो देखिए आयत चित्र क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवृत्ति आवंटन होता है, और आवृत्ति आवंटन जो है समानांतर माध्यम में इस्तेमाल करते हैं मुख्य रूप से। जैसे 62 का आंसर आपका डी हो जाएगा, समानांतर माध्यम। क्वेश्चन नंबर 63, कह 11 प्रश्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। 10 एवं 9 क्रमशः सम विषम स्थानों पर आने वाले प्रश्नों के समांतर माध्य हैं, तो सभी 11 प्रश्नों का माध्य क्या होगा, इसको हम लोग इस प्रकार से देख लेते हैं। देखिए 11 प्रश्नों को आरोही क्रम मतलब हो गया बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। यदि 10 एवं 9 क्रमशः सम और विषम स्थान वाले प्रश्नों के समांतर माध्य तो मान लिया जाए हम लोग एक अंक ले लेते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब ये कह रहा है कि जो आएंगे, जो अंक आते हैं कौन से, मतलब 2 4 6 8 10 12, यहाँ पर 6 आ गया। ये कह रहा है कि जो अंक आ रहे हैं आपके सम संख्या पे, तो 10 गुने 6 बराबर हो गया 60, और विषम पे आ रहे हैं तो 1 2 3 4 1 5 आ गया, यह हो गया 9 5 45। यह कह रहा है कि इसका जो औसत निकल रहा है, इसका जो औसत होगा, तो वह औसत 11 प्रश्नों का औसत माध्य क्या हो गया, तो यहाँ पर 60 और 40 हो गया 100, 105/11, ये हो गया 11 9 99 और 99 और 1 हो गया 106, 11 5 55 9.50। तो यहाँ पर आंसर सी आपका सही हो जाएगा। कह रहा कि जो संबंध 6 था 16 में है वही संबंध 12 और किस में होगा, तो 6 या 18 और -2 बराबर 16। इस प्रकार से 12 या 36 -2 बराबर 34। यहाँ पर 64 का जो सही विकल्प होगा वो सी हो जाएगा 34। क्वेश्चन नंबर 65,
क्वेश्चन 665 कह रहा है कि चूज द नंबर पेयर या ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये अंक युग्म या समूह को चुने जो अन्य से भिन्न है। तो 8, 25, 18, 73, 22, 67 और 15, 46। तो देखो बनाना चाहूंगा 8 या 24 और 1 25, 22 या 66 और 1 67, 15 या 45 और 46, और यह वाला जो है यह 18 या 54 और 1 55 होना चाहिए। तो 73 इस प्रकार से यह यहाँ पर ऑड है। क्वेश्चन 66 निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक कार्य पशु प्रयोजों के उपयोग नहीं किया जाता है। विच प्रॉब्लम टास्क इज नॉट इन एनिमल सब्जेक्ट फॉलोइंग। कह रहा है कि जब हम किसी जानवर को लेकर के कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। पजल बॉक्स का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। डिटोर प्रॉब्लम, अप्रत्यक्ष पद समस्या जो चिंपैंजी का प्रयोग मैंने पढ़ाया आपको भी, वो तो किया ही जाता है। डबल ऑल्ट्रेशन प्रॉब्लम, दूरी क्रमांतरण समस्या, यही बताई जाती है। एनाग्राम क्या होता है, यह शब्दों के माध्यम से जो शब्द के हेरफेर जो लेटर के हेरफेर होते हैं उनके माध्यम से किसी समस्या का प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और जाहिर सी बात है कि जानवर जो है वह चूंकि वह अक्षर और शब्द को नहीं जानते हैं, इस कारण से एनाग्राम के माध्यम से इस प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया जा सकते। तो 66 का जो है वह सी हो जाएगा आंसर। 67 दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या का चयन कीजिए। 4, 17 जिस प्रकार संबंधित 7 का संबंध किससे होगा। तो 4 चौके 16 और 4 का स्क्वायर किया तो 7 का स्क्वायर का 7 से 49 और 1 जोड़ेंगे 50। यहाँ पर यह आंसर सही हो जाएगा। 68 निम्नलिखित में किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2009 की तरह होगा। देखो मुझे मेरी बात सुनो। देखो हम लोग जानते हैं कि 7 दिन के बाद जो है वह दिन रिपीट हो जाता है, तो दिन रिपीट हो जाता है। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि किसी भी एक वर्ष में जो तिथि आ रही है वह 7 दिन के बाद कौन सी तिथि कितने दिन जो है शेष बच जाते हैं। अगर हम लोग समान वर्ष की बात करेंगे तो समान वर्ष का मतलब होता है कि जिसमें 4 से हम लोग भाग पूरी तरह से नहीं दे पाते। तो अगर हम समान वर्ष की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर 365 में अगर 7 से आप भाग दोगे तो वहाँ पर एक आपका ऑड आएगा, एक ऑड डे आता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे भाग देख लेते हैं। जैसे 2009 को भाग देंगे तो यह एक समान वर्ष आएगा, और समान वर्ष आएगा तो जाहिर सी बात है कि 2000 तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो यह एक वर्ष हो जाएगा आपका 2009 हो गया, 2010 हो गया, 2011 हो गया, 2012 हो गया, 2013 हो गया, 2014 हो गया, 2015 हो गया, 2016 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 7 और जो डेज है कहाँ पे पूरा हो जाते हैं। तो 2009 जो है उसमें एक और डे आएगा, 2010 में एक और डे आएगा, 2011 में एक और डे आएगा, 2012 में 2 आ गया, 1 और 1 2, 1 3 और 2 5 हो चुका है, 2013 में एक और डे 5 1 6 हो गया, 2014 में हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस प्रकार से 2014 में जो है वो कैलेंडर अपने आप को रिपीट कर देगा। किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2009 की तरह होगा, यहाँ पर आंसर जाएगा 2014। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को सर्वाधिक अर्थपूर्ण रूप में किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखो इसमें सबसे छोटी साइकिल है, साइकिल से बड़ा आपका कार है, कार से बड़ा बस है, बस से बड़ा रेल है। इस प्रकार से इसको क्रम से जाना चाहें तो सबसे पहले आपका 3 आ जाएगा, 3 के बाद आ जाएगा 2, 2 के बाद आ जाएगा आपका 3 के बाद आ जाएगा 2, 2 के बाद आ जाएगा 4, 3 2 4 है। तो यहाँ पर डी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। 69 का जो आंसर होगा आपका डी सही होगा। फिर आ गया 70। यदि ई बराबर 5 तो अमेंडमेंट बराबर 89 हो तो सेक्रेटरी बराबर क्या होगा। ई बराबर 5 है तो अमेंडमेंट मतलब सीधे यहाँ पर आपको जोड़ पहले देखो। तो एक मतलब 1 हो गया, ए मतलब 13 का पोजिशनल वैल्यू जोड़ते जाओ। 13 1 14 5 19, 19 और 14 जो है 19 13 और 1 14, 14 5 19, 19 और 14 जो है 33, 33 और 4 37, 37 और 13 50, 50 और 5 55, 15 और 55 और 14 69, 69 और 20 जो है 89 यहाँ पर हो गया। इसमें सेक्रेटरी को जोड़ोगे इसी तरीके से। तो सेक्रेटरी में जो है ये आपको बता दें कि यहाँ पर 19 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 से जोड़ते जाओगे 114 यहाँ पर आ जाएगा। तो 70 का जो वैल्यू हो जाएगा 114 या 114 आ गया। ठीक है, अगला में नीचे 2 कथन है, एक को अभिकथन मतलब एक को कह रहे हैं हम लोग
के स्टेटमेंट है और दूसरे का उसका रीजन है। तो यह क्या सही है क्या गलत है, इसको विकल्प आधार पर बताना है। मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है। कह रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन ये यूजफुल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम लोग देखो ओरली किसी से बात करते हैं, देन दिस इज ए वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, बिकॉज वी लेट द पर्सन नो व्हाट वी वांट टू से टू हिम बाय आवर जेस्चर। अपने हम जेस्चर के माध्यम से भाव भंगिमा क्या 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 कहना चाहते हैं वो भी हम उसको बता देते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा ओरल जो कम्युनिकेशन है उसमें सबसे बड़ी बात है कि बीच में चैनल नहीं होने के कारण से किसी प्रकार से री इंटरप्रिटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन के वहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी संभावना नहीं रहती है। तो यहाँ पर जो आप कहना चाहते हो वही व्यक्ति समझ पाता है। इस कारण से जो ओरल कम्युनिकेशन है वो निश्चित रूप से उपयोगी संचार का माध्यम, मौखिक संचार उपयोगी संचार का माध्यम है। दूसरा कह रहा है यह कि क्योंकि मौखिक संचार में क्या कहा जाता है इसका प्रमाण नहीं रहता। ये भी सही है कि जब मौखिक में क्या कह रहे हैं इसका प्रमाण नहीं रहता है, लेकिन इस कारण से प्रमाण नहीं रहता, इस कारण से ये प्रभावशाली नहीं है। प्रभावशाली इसलिए है क्योंकि हम जो कहना चाहते हैं वही व्यक्ति को समझ में आता है जो हम मौखिक संचार करते हैं। इस कारण से ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। या आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो 71 का ए जो है वो विकल्प सही हो जाएगा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर आ गया 72। कहता कि एक विक्रेता को 30 कलम बेचने के बाद 10 कलमों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है तो उसके माध्यम से क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो मान लिया कि हर कलम की एक सेलिंग प्राइस हम 1 रुपये रखते हैं। तो यहाँ पर अगर 1 रुपया सेलिंग प्राइस है तो 30 कलम की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, हो जाएगा 30 रुपीज, 30 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि 10 कलम के विक्रय मूल्य का लाभ हुआ उसको, तो लाभ कितना हो जाएगा, तो उसको जो प्रॉफिट हो गई, लाभ हो गया, वो हो गया आपका 10 रुपए का, 10 रुपए का। अब हम लोग कहें इसका कॉस्ट प्राइस क्या हुआ भाई इस हिसाब से, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 30 - 10 बराबर 20 रुपए का। अब परसेंटेज हम लोग को प्रॉफिट निकालना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकलेगा आपका कि जो आपका प्रॉफिट है मतलब आपका 30 और जो आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 20 × 100 कर देंगे तो यह 10 दूना 20 हो गया, 50 हो गया। इस प्रकार से 50% की प्रॉफिट हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा बी विकल्प, 72 का बी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का था ए था बी का मतलब भाई और बहन है, सी ए का पिता, डी सी की बहन और ई डी की माँ हो, तो बी इसे किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो दे रहा है कि ए और बी दो लोग हैं और ये दोनों क्या हैं, ए है ब्रदर और सिस्टर, ए है ब्रदर सिस्टर, ये ब्रदर और सिस्टर है, यह भाई है और ये बहन है। और ये कह रहे हैं कि भाई और बहन है और सी जो है वो ए का, सी क्या है, सी जो है वह ए का पिता है, सी जो है सी ए का पिता है और डी सी की बहन है। डी क्या है, यह जो है वह सी की बहन है, डी सी की बहन है। फिर कह रहा है ई डी की माँ है, ई जो है वह डी की क्या है, वह ई डी की माँ है। तो यहाँ पर देखो बताऊंगा आपको, जाहिर सी बात है कि सी की भी माँ हो गई ई, और चूंकि ए जो है वह क्या है कि ए का पिता है सी, तो जाहिर सी बात यह है कि यह इसकी ए की क्या हो गई, यह ए की हो गई आपकी दादी और बी की भी दादी हो गई। तो बी और ई के बीच संबंध क्या होगा, दादी और पोती का संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर 73 का आंसर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, एक संभाव्य समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना क्या कहा जाता है। For one possible solution after another is tried until a successful one is found is called as। इसको कहते हैं हम लोग कि प्रयास करिए और प्रयास के बाद जो त्रुटि आए उस त्रुटि के आधार पर फिर आप आगे बढ़िए। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास एवं त्रुटि। तो यह हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं 75 पे। क्वेश्चन 75 कह रहा है कि एक व्यक्ति है, दर्जे पर्सन, नाम उसका अनुज है। तो अनुज क्या करता है, तो ये आप पहले डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ साउथ या वेस्ट और ईस्ट।
यह कह रहा है कि अनुज का मुख उत्तर पूर्व की ओर है, तो यह अनुज जो है यह नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रहा है, ठीक है, उत्तर पूर्व की तरफ है। और 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमे, और 90 डिग्री घूम जाता है तो 90 डिग्री घूमेगा तो वह यहाँ पर पहुंच गया, घड़ी दिशा में घूम रहा है तो इधर की तरफ पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर यह आ गया साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। फिर कह रहा है कि यहाँ से वह 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में घूम जाता है, तो यहाँ पर घूमेगा 180 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा वो, यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री घूमेगा, तो इस प्रकार से इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका हो गया यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट। फिर कह रहा है कि उसी दिशा में 90 डिग्री घूम जाए, यहाँ घूम के आ जाएगा, तो 90 डिग्री घूमेगा तो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन रहेगा साउथ वेस्ट, और इस प्रकार से यह आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। आगे का निम्नलिखित विलुप्त शब्द को ज्ञात करिए। 2, 3, 4, 6, 6, 9, 8, 12, 10 है, इसको कहा कि क्या विलुप्त शब्द है। यहाँ पर ध्यान में चाहूंगा, देखो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यह 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद यह 10 है, ठीक है, और 10 के बाद 10 है, तो 10 के बाद आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12 जो यहाँ पर ऑलरेडी है। 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18 जो सही है। इस प्रकार से यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15, तो 76 का आंसर हो जाएगा बी 15। अगला कह रहा है कि संचार प्रक्रिया के निम्नलिखित तत्वों में सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। देखो जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास कुछ न कुछ सोर्स होते हैं, उस सोर्स से हमें मैसेज मिलता है, उस मैसेज को हम लोग क्या करते हैं, उस मैसेज को हम लोग चैनल के माध्यम से उसको हम लोग भेज देते हैं, फिर चैनल के माध्यम से हो जाता है रिसीवर पर, रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है, फिर उसको आवाज़ सुनाई पड़ती है, और आवाज़ के बाद क्या होता है, उसका फीडबैक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसको आप अगर लगाना चाहोगे तो यहाँ पर सबसे पहला हो जाएगा स्रोत 1, इसके बाद हो जाएगा आपका संदेश 4, फिर हो जाएगा 2 माध्यम, फिर हो जाएगा 3 प्राप्तकर्ता, तो यहाँ पर 77 का यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, 77 का आपका सी आंसर सही है, 77 का जो है वो आंसर सी सही है। फिर 77 के बाद आएगा 78, निम्नलिखित में से कौन श्रवण का तत्व नहीं है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग। कह रहा कि जो सुनने का कंपोनेंट है वो उसमें से क्या नहीं है, रिस्पॉन्डिंग, परसुएशन, सेंसिंग, इवेल्युएटिंग। तो देखो जब आप सुनोगे तो रिस्पॉन्ड करना क्या हो गया, वो हम सुनने में नहीं आएगा, वो रिस्पॉन्ड करना। परसुएशन मतलब होता है कि अनुनय करना, मतलब किसी को मनाना, जो हम सुन के ही मानते हैं, मनवाते हैं। सेंस करना भी आपका सुन के ही होगा, इवेल्युएट करना भी सुन करके हो सकता है। इस प्रकार से प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्डिंग जो है वो 78 का जो है प्रतिक्रिया करना श्रवण करते नहीं होगा। यदि a प्लस बी बराबर 1/a/b प्लस b/a हो तो a स्क्वायर b स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, और दूसरी बात है कि इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसके वैल्यूज यहाँ पे रखते चले जाओ। तो यहाँ पर वैल्यू जब रखोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, अगर हम कोई भी एक की मान अगर 8 रख दें, a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू जो है, तो पहली बात आप समझ लो कि किसी भी संख्या को का जो है आप अगर वर्ग से जोड़ोगे तो वर्ग जोड़ने पर 0 तो नहीं आ सकता, पहली बात है, अगर वो संख्या जो है 0 नहीं आ सकता। दूसरी बात है कि वर्ग होगा तो ऋणात्मक में 0 नहीं आ सकता। दूसरी बात है कि अगर हम लोग दो संख्या को जोड़ेंगे तो दो संख्या को जोड़ने के बाद जो है अगर संख्या कोई 0 है तो 1 भी नहीं आएगा और 8 भी नहीं आ सकता। इस प्रकार से यहाँ पर सही आंसर 2 आ जाएगा। कैसे आएगा, अगर हम लोग उसको सबको एक एक मान लें, a को भी 1 और b को भी 1 मान लें, तो यह 1 + 1 बराबर हो जाएगा 2, तो a + b बराबर हो जाएगा 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होगा 1 स्क्वायर उसका 2। इस प्रकार 79 का आंसर जो है 42 का आंसर जो है सही हो जाएगा। 79 के बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 80। इनमें से कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी तो अपने से अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा देता है। देखिए, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद एनीवन with confidence and confidential, then there should be one superior and one subordinate। अगर हम ऐसा कोई भी बात करना चाहते हैं किसी भी चैनल में कि जो हम बात कहें वो बात उस व्यक्ति तक पहुंचे और बीच में कोई भी व्यक्ति ना हो, तो देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए सिंगल चेन, एक भेजने वाला और एक अधीनस्थ प्राप्त करने वाला। तो यह हमेशा मैसेज क्या रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एकल श्रृंखला या सिंगल चेन हो जाएगा। तो 80 जो क्वेश्चन नंबर 80 है, इस क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा आपका एकल श्रृंखला या आपका सिंगल चेन। क्वेश्चन नंबर 81,
इन द कम्युनिकेशन मॉडल द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द आइडियाज इनटू मैसेज इन नोन। संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? ए का है इंटरफेरेंस, बी का है डिकोडिंग, सी का है पर्सुएशन और सी का है इनकोडिंग। देखिए हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग पहले क्या करते हैं, संदेश भेजना होता है, उसको कोड किया जाता है और उसके बाद जब पहुंचा उसको डिकोड किया जाता है। कोडिंग को हम लोग एनकोडिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एनकोडिंग या संकेतीकरण। तो यहाँ पर 81 का हो जाएगा डी आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 82, यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में क्या वृद्धि होगी? तो आयतन शंकु का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आधार क्या है, पाई आर स्क्वायर है और एच है उसका जो है हाइट है। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पर कहें कि आधार में किसी प्रकार का आधार को है 100% बढ़ाया गया, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं किया गया मान लो, तो जाहिर सी बात है अगर 100% बढ़ेगा, आधार 100% बढ़ता है तो आधार 100% बढ़ाया जाएगा तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी? क्योंकि आयतन क्या है, उसके आधार का और ऊंचाई के साथ में गुणनफल है, तो जाहिर सी बात अगर आधार का 100% बढ़ेगा तो उसके आयतन में भी 100% वृद्धि होगी। तो 82 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आ गया 83, निम्नलिखित में से कौन संचार में एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है? कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइकोलॉजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन? प्रीमैच्योर इवोल्यूशन, डिस्ट्रस्ट इन कम्युनिकेशन, इनअटेंशन एंड ब्रॉडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। कि कौन मनोवैज्ञानिक बाधा यहाँ पर नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आपका हो जाएगा शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश। मनोवैज्ञानिक बाधा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन बाधा है, डिस्ट्रस्ट इन कम्युनिकेशन बाधा है, इन अटेंशन यह भी एक बाधा है, लेकिन शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश बाधा नहीं है। तो 83 का यहाँ पर आ जाएगा डी। 84, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को विकथन दूसरे को कारण कहा गया है। कह रहा क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस, और दूसरा कह रहा बिकॉज एडिक्वेसी एंड टाइमिंग इज नॉट एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस। का संचार की स्पष्टता प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, क्योंकि एडिक्वेसी मतलब पर्याप्तता एवं टाइमिंग समय निर्धारण प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। देखो मैं बताना चाहूंगा कि संचार जो होता है, कम्युनिकेशन होता है, इसमें जो हम कहना चाहते हैं वो बात स्पष्ट होनी चाहिए, तो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहली बात हो गई, तो ये पहला तो सही हो गया। दूसरा है इफ वी वांट टू कम्युनिकेट टू समवन देन आवर मैसेज शुड बी रीच टू दैट पर्टिकुलर पर्सन विद इन टाइम। उस समय पर पहुंचना चाहिए, और समय पर अगर मैसेज नहीं पहुंचा तो उस समय उस मैसेज का कोई महत्व नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जब पर्ल हार्बर पर हमला होना था, जापान जो है वो तैयारी कर रहा था। नीचे के अधिकारियों को मैं कम बता दिए, लेकिन ऊपर के अधिकारियों को जब तक मैसेज भेजा गया, चूंकि चाइना से जाना था, उसमें जब पहुंचने में टाइम लग गया और इस कारण से समय पर मैसेज नहीं पहुंच पाया। इस कारण से उसका कोई भी मतलब नहीं निकल पाया। तो जो मैसेज होना चाहिए वह टाइम के साथ पहुंचना चाहिए। इस कारण से संचार की स्पष्टता प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, सही है, लेकिन कारण यहाँ पर यह सही नहीं है कि इसके एडिक्वेसी टाइमिंग प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर बताना चाहूंगा कथन सही है, कारण गलत है। कथन सही है, सत्य है, कारण गलत है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 84 का हो जाएगा बी। 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 फिर आता है 85, किसने कहा निर्णय व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन था उसमें से चयन करता है? हु सेड डिसीजन मेकिंग वाज इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव एंड मेकिंग चॉइसेस अमंग देम। देखो कुछ लोगों ने इसका आंसर बताया होगा, आप लोगों को जो भी बताया होगा, लेकिन मुझे यह एग्जैक्टली मिला नहीं। मैंने बहुत इसको ढूंढने की कोशिश भी की, बट आई डिड नॉट गेट द आंसर, और मैं नहीं पाया, तो मैं इसको आपको बता नहीं रहा हूँ, इसलिए 85 मैं आपको नहीं बता रहा। ठीक है, आप इसका इंतजार कर लीजिए। और 85 के बाद आ गया 86, कह रहा है कि इंटरपर्सनल इंटरेक्शन इज ए पार्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। जब हम किसी के साथ में देखो मिलते जुलते हैं तो क्या होता है, हमें एक दूसरे से अट्रैक्शन होती है, बात सही है। और दूसरा कह रहा है नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, और हमें जीने के लिए इसकी जरूरत है। अगर हम एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं, एक दूसरे से अट्रैक्शन फील नहीं करेंगे, समाज नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा सर्वाइवल संभव नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है की सही व्याख्या है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर 86 का सी जो है सही हो गया। क्वेश्चन आ गया 87, दिए गए विकल्पों में से विषम भिन्न विषम क्या है? तो यहाँ पर देखो बताना चाहूंगा टी क्या है? टी आपका
टी, तो टी आपका 20 है और बी है आपका 2, बी है 22 और डी है 4। तो यहाँ पर देखो पैटर्न बन रहा है 10, 20 के बाद 22 और 2 के बाद 4। इसी प्रकार से आप देख सकते हो 1 के बाद 3, 22 के बाद 24 के बाद 26। यहाँ पर देख लो 8 के बाद 10, 18 के बाद 20। लेकिन यहाँ पे जे के बाद के और ओ के बाद के यहाँ पर पैटर्न नहीं बन रहा, इस प्रकार के पैटर्न नहीं बन रहे, इसलिए यहाँ पर 87 का जो है सी आंसर सही है। विकल्पों में से अंकों के समुच्चय को चुनिए जो समुच्चय के समरूप नहीं है। तो 6 36 हो गया, 36 63 आ गया, यहाँ पर 8 है 64 हो गया और 46 आ जाएगा। इस पर 88 का सी आंसर सही हो जाएगा। आइए हम लोग 89 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है मतलब आपका HCF 25 है और उनके एलसीएम के अन्य गुणनखंड जो है वह 14 और 15 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो इसमें क्या करना चाहिए, सीधे सीधे इसको आप जोड़ दो। तो 14 15 हो गया 29 और 29 को 25 से गुना कर दीजिए, तो यह संख्या क्या हो जाएगी। तो 29 को 25 से गुना करेंगे तो आएगा 725 और यहाँ पर आंसर बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। चश्मा का संबंध किस प्रकार से किसी से है, तो साइकिल का संबंध यूनिसाइकिल से, तो साइकिल से होता है यूनिसाइकिल। इसी प्रकार से चश्मा में दो आपके लेंस होते हैं और चश्मा में दो लेंस होते हैं या दो ग्लास होते हैं, तो मोनोकल में एक होता है, तो चश्मा हो जाएगा मोनोकल, तो यहाँ पर हो जाएगा डी सही, यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 90 का हो जाएगा आपका डी सही। 91 निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनिए जो अफवाह को सुझाने का तरीका न हो। अफवाह को सुझाने का तरीका न हो, सिलेक्ट वन अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए वे ऑफ डीलिंग विद रूमर्स। पहला, समुदाय के नेताओं से तथ्य छुपाना, कारणों को कम करना। तो मैं बताना चाहूँगा देखो अफवाह को सुलझाने का तरीका, पहला देखो कारण को कम करेंगे, तो जिस कारण से अफवाह फैला हुआ है तो उससे अफवाह जो है अफवाह सुलझ सकती है, उससे कारण जो प्रॉब्लम आ रही समझ सकती है। दूसरा, तथ्यों को छुपाना। अफवाह को सुलझाने का तरीका ये भी है कि जो आपके विश्वसनीय समुदाय के नेताओं से तथ्य छुपाना और तथ्य उपलब्ध कराना, विश्वसनीय स्रोतों का प्रयोग करना। तो ये अफवाह को सुलझाने का सबसे बढ़िया तरीका। अफवाह मतलब हो गया कि निश्चित रूप से वहां पर रिलायबल बातें नहीं है, तो जब यूज ऑफ रिलायबल सोर्सेज करेंगे, विश्वसनीय सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे आपके सोच जाते हैं, तो अफवाह का तरीका न हो। जो नहीं है तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कारणों को कम करेंगे तो अफवाह सुलझेगी, विश्व स्रोतों का प्रयोग करेंगे तो साथ सुलझेगी, तथ्यों को उपलब्ध कराएंगे तो जाहिर सी बात है भैया सुलझेगा। समुदाय के नेताओं से तथ्य छुपा करके हम किसी प्रमुख समस्या का समाधान नहीं, तो अफवाह सुलझाने का तरीका समुदाय के नेताओं से तथ्य छुपाना नहीं है। तो 91 का यहाँ पर आ गया ए सही। आ गया क्वेश्चन नंबर 92, समस्या समाधान की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि सफलता पाने की गारंटी देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग गिव्स गारंटी ऑफ सक्सेस। स्वतः शोध विधि, योजना विधि, पश्चिगामी विधि और एल्गोरिथम विधि। तो निश्चित रूप से बताना चाहूंगा कि समस्या का समाधान का सबसे गारंटी मेथड जो है एल्गोरिथम विधि है। तो 92 का है डी, जिसका कंप्यूटर प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और एक बिल्ली उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है, तो रेलगाड़ी बिल्ली को कब पार कर लेगी। तो यहाँ पर बताना चाहूंगा कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, और इस रेलगाड़ी जो है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रही है और उसी दिशा में एक बिल्ली जो है वह 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रही है। तो हम लोग अगर देखेंगे तो इसका रिलेटिव चाल क्या हो जाएगा रेलगाड़ी की, तो 60 में 18, 60 माइनस 18 बराबर हो गया 42 किलोमीटर प्रति घंटे, 42 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको हम लोग निकालेंगे अगर मीटर प्रति सेकंड में, तो हो जाएगा 42 गुने 5/18, तो यह 6 7 42 और 6 3 18, यह हो जाएगा 35/3। अब हम लोग को निकालना समय कितने समय पार कर जाएगा, तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, तो दूरी आपका 165 है, उसकी लंबाई है कितना, इसकी लंबाई 140 मीटर, सॉरी 140 उसकी लंबाई है 140, और चाल कितना हो गया, तो चाल हो गया यहाँ पर 35/3, तो 3 पर चला जाएगा और यहाँ पे हम लोग सीधे 35 चौके हो जाएगा 140 और 4 किया हो गया 12, तो यहाँ पर 12 सेकंड में यह इसका आंसर हो जाएगा 12 सेकंड।
12 सेकंड में जो है गाड़ी बिल्ली को पार कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 94, श्याम राम का मित्र है। मनीष को इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा वह कौन है। राम ने कहा उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा। मनीष का राम से क्या संबंध है? तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग इसको, बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें, कि राम श्याम राम का मित्र है। अब देखो मनीष की ओर जो है राम मनीष को इशारा करके कहता है कि क्या पूछा कि वो कौन है, तो राम ने कहा उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। मतलब उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। मतलब मेरे बेटे का चाचा कौन होगा? उसका जाहिर सी बात है कि उसका भाई होगा। तो मनीष का राम से क्या संबंध है? तो जो मनीष है वह मनीष क्या है? वह वास्तव में राम का श्याम में, हाँ, तो राम का क्या है? तो मनीष जो है राम का पिता है। इस प्रकार से 94 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिता। आप उसको निकाल लेना, कुछ इसमें है नहीं। तब क्वेश्चन नंबर 95, यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए जिससे बेलन की आयतन परिवर्तित रहे? 95, आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि एक बेलन है, उस बेलन का जो त्रिज्या, उस बेलन की त्रिज्या को बढ़ा दिया गया, 25% बढ़ा दिया गया। तो बढ़ाने से उसकी ऊंचाई कितनी कम कर दी जाए जिससे दोनों का आयतन बराबर हो जाए? तो मतलब अगर इसका आयतन v1 इसका v2 है तो v1 बराबर होना चाहिए v2। देखो सुनो, यहाँ पर इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका इसका यह है कि आप ऐसे इसको देख लो कि इसका जो इसका आयतन कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर h1। इसका कितना हो जाएगा? पाई r2 स्क्वायर h2। और r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो r2 की जो वैल्यू है 25% बढ़ा हुआ है, तो r2 का हो जाएगा r1 प्लस r1 इंटू 25/100। तो 25 चौके 100 हो जाएगा। 4r1 प्लस r1 और 5r1, r2 का हो जाएगा 5r1/4। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो। 5r2 वाले वैल्यू में यह हो जाएगा 5r1/4 का स्क्वायर इंटू h2। तो इस प्रकार से हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 25/16 r1 का स्क्वायर h2। और ये दोनों चूंकि आपस में बराबर हैं तो यह पाई r1 स्क्वायर h1 बराबर यह हो जाएगा। तो ये पाई r1 से पाई r1 स्क्वायर कट गया। यहाँ पर हो जाएगा h1 बराबर 25/16 h2। अब यहाँ कर रहा है कितना इसको कम कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है देखो कम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? इसकी हाइट को कम करना, मतलब h2 को कम करना है। तो यहाँ पर कितनी कमी की जाएगी? तो कमी हो जाएगा h1 माइनस h2। तो h1 का की वैल्यू हो जाएगा 25/16 h2 माइनस h2। और इस प्रकार से जब यहाँ पर हम करेंगे तो यह हो जाएगा 9h2/16। अब यहाँ पे यह हो जाएगा, इसको हम लोग कितना कम कर रहे हैं? तो प्रतिशत जो कमी आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी? प्रतिशत कमी अगर करेंगे तो यह आ जाएगा 9/25 गुने 100। और यह 25 चौके हो जाएगा 100, 9 चौके हो जाएगा 36। यहाँ पर हो जाएगा 36% की कमी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 36। 95 का हो जाएगा बी आंसर सही। अगला कि अंधा और अंधा नहीं एक उदाहरण है। अंधा और अंधा नहीं, तो यह दोनों पैराडॉक्सिकल है। तो यह ना तो क्वालिटेटिव डाटा है ना क्वांटिटेटिव डाटा है। मतलब यह डाटा देखो अंधा और अंधा नहीं, ये दोनों क्या है? पैराडॉक्स है। और इस प्रकार से हम कहेंगे कि इसमें से कोई भी नहीं है, ना तो गुणात्मक ना संख्यात्मक है, किसी प्रकार डाटा नहीं है। तो ये डाटा जो है इनमें से कोई भी नहीं होगा। 96 व 97 समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो मैं बताना चाहूंगा कि कनाडा के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था एरिक बर्न। उन्होंने जो है वह ट्रांजेक्शनल एनालिसिस दिया, जिसमें यह है कि यह कहा गया कि अगर मान लो हम किसी व्यक्ति को सही करना चाहते हैं तो उसका पहले एटीट्यूड को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और तभी हम उसके साथ में जो है हम उसके साथ में कोई व्यवहार या बातचीत कर सकते हैं। तो इसको देने वाले व्यक्ति जो है कनाडा के एरिक बर्न थे। तो 97 का हो जाएगा आपको बी। 97 का आंसर हो जाएगा एरिक बर्न।
एक वर्ण। अगला क्वेश्चन नंबर 98, यदि दो बहुपद के एलसीएम और एचसीएफ का सब x+1 और x स्क्वायर 6x+8 था, x+1 हो और उनमें से एक बहुपद x स्क्वायर 5x+4 हो तो दूसरा बहुपद क्या होगा? आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, जब दो बहुपद के एलसीएम और एचसीएफ हो तो दो बहुपद के एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ने के बाद यदि हम लोग उन दोनों अंकों को गुना कर दें तो वो आपस में क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो बराबर हो जाते हैं, हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे। संख्या क्या कह रहा है? संख्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, मतलब एक संख्या है आपका x+1, एक मतलब क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा। x+1 x स्क्वायर प्लस 6x+8, x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 और दूसरी संख्या, दूसरा एलसीएम और उसका जो एचसीएफ है वो कितना? वो x+1 है, कह रहा है x+1। अब इन दोनों का एचसीएफ एलसीएम दोनों को जब गुना कर देंगे तो कह रहा है कि जो संख्या, एक संख्या है आपकी जो है संख्या, एक जो संख्या वो संख्या आपकी x स्क्वायर प्लस 5x+4 है, x स्क्वायर प्लस 5x+4 है। करेक्ट। दूसरी संख्या क्या होगी? मैं बताना चाहूंगा कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ को अगर आपस में गुणा कर किया जाए तो वह दो संख्याओं का जो गुणनफल है उसके बराबर होता है। तो यह हम इसको लिख दिया। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। x+1 तो x+1 हो ही गया, इसको थोड़ा हम लोग तोड़ लेते हैं, तो तोड़ लेंगे तो यह x स्क्वायर प्लस, इसको आप जो तोड़ लो 2x प्लस 4x प्लस 8 में, इसको इस प्रकार से तोड़ लीजिए और यह यहाँ पर आपका यह आ गया x+1 बराबर x स्क्वायर, इसको भी हम इधर तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ लीजिए, यह आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस 4x प्लस 4 के रूप में तोड़ लिया जाए, यह हो गया इधर y। अब यहाँ पर आपका x+1 आ गया, इधर रख देंगे इसको, यहाँ पर x जो है कॉमन ले लिया, यह x+2 आ गया, यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया, यह x प्लस यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर भी यह x+1 आपका ऑलरेडी x+1 है बराबर, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लिया तो x प्लस यह 1 आ गया, यहाँ पे 4 कॉमन लिया तो यह आ गया x+1 और यह आ गया आपका x+1 और यह यहाँ पर इसका x+1 और यहाँ पर इसका आ गया y। अब देखो यहाँ पे बताना चाहूंगा कि x+1 यह इधर आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पर जब आप x+1 जब कॉमन लोगे तो यह x+1 इधर आ गया, इधर इसके बाद आ जाएगा आपका x+1 और यह आ जाएगा आपका 4x+1, इसके बाद 4 प्लस x या x+4 और यहाँ पर y आ गया और यह इसका यह x+1 यहाँ पर भी आ गया, x+1 6+1 यही काट दो आप, तो यहाँ पर x+4 हो गया, x+2 हो गया, x+1 हो गया बराबर आगे हो गया आपका यहाँ बराबर हो गया आपका 4 प्लस x+4 y हो गया। अब यहाँ पर x+4 यहाँ भी है, ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट हो गया, यहाँ पर बच गया x+2 प्लस x+1, तो यहाँ पर x बचा क्या रह जाता है x+2 और x+1 बराबर यहाँ y हो गया। इसको आप गुणा कर दो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, तब x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर y की वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार से अगला जो संख्या होगी वो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगी।
कर दिया 31 मार्च 2008 को सोमवार है, तो 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन, क्योंकि वही ऑड वाला आप कॉन्सेप्ट याद रखो। तो यहाँ पे अगर ऑड वाला कॉन्सेप्ट आपको याद है ऑड डे का, तो यस नॉर्मल वर्ष है 2008 जो है नॉर्मल वर्ष हो गया। 2009 क्या हुआ नॉर्मल वर्ष, 2008 जो है सॉरी वर्ष 2009 क्या होगा एक नॉर्मल वर्ष है अगला महीना। तो 2009 में एक जुड़ गया आपका, तो यह सोमवार बंद हो गया, 2009 में हो जाएगा मंगलवार। 2010 में क्या हो जाएगा बुधवार। 2011 में क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार। 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा, तो हो जाएगा बृहस्पतिवार। यहाँ बृहस्पतिवार यहाँ सही आंसर जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर संदर्भ में सभी बालक सत्यवादी, ऑल बॉयज आर ट्रूथफुल। ठीक है, पहला कथन है। फिर कह रहा है कमल इज बॉय, कमल एक बालक है। निष्कर्ष कह रहा है कमल सत्यवादी है। तो सभी जब सभी बालक ऑल बॉयज आर ट्रूथफुल है, तो कमल भी बालक है, तो जाए कमल सत्यवादी तो होगा ही होगा। सभी सत्यवादी बालक होते हैं। ऑल ट्रूथफुल पर्सन्स आर बॉयज, ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि सभी जो सत्यवादी होते बालक होते हैं। हाँ सभी बालक सत्यवादी होते हैं, सभी सत्यवादी बालक नहीं होते, ऐसा नहीं कहा गया। इसलिए यहाँ पर एक सही होगा, दूसरा सही नहीं है। तो केवल एक सही है और आगे सही नहीं, तो एक सही हो गया। तो इस प्रकार से देखो आपको मैंने ये बहुत ही जल्दी जल्दी में मैंने इसको करा दिया जो पॉसिबल हो पाया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। एक बार अब नेत्रों को बंद करके भगवान को ध्यान कर देते हम लोग। हरि ओम। थैंक यू।